मैं उस विकृतियों की बात नहीं करूंगा जिसकी अक्सर चौपाल में लोग अपनी निराशा से करते हैं। सिक्के के दो पहलू होते होंगे, लेकिन दोनों पहलू की कीमत होती है, दोनों पक्षों का सम्मान होता है। अशोक चिन्ह है, उसका अपना सम्मान है। यदि उस सिक्के पर मुद्रा लिखी है तो उस मुद्रा की भी ताकत है, मुद्रा की भी जरूरत है। इसलिए इन सारी परिस्थितियों के बीच में मैं देखता हूं कि जिस तरीके से शेर जंगल का राजा होता है और शिकार की तलाश में कई योजन दूर तक जाता है, लेकिन शेर भी पीछे मुड़कर ठिठक कर देखता है कि शिकार की तलाश में कहां तक आ गया। भारत की स्थिति भी लगभग वैसी है। दुनिया के समक्ष आज नहीं, आदिकाल से और आज भी लोकतंत्र की ताकत के बूते पर बहुत ऊंचाइयां और सोपान तय किए हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं, कुछ कमी कमजोरियां नजर आती होंगी, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा मानव संसाधन, बड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा, और इस पूरी विकसित दुनिया में अंतरिक्ष में 100 से ज्यादा छलांग लगाने वाला देश, जिस देश के बारे में ये कहा जाता था कि ये सपेरों का, तांत्रिकों का, रूढ़ियों का देश है, उसी देश की कई चीजों को इकट्ठा करें और मुझे कोई एक शब्द में कहे कि आप तो सिर्फ ये बताइए कि एक शब्द में कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि और ताकत क्या है, यकीनन मैं कहूंगा कि लोकतंत्र ये भारत की दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी ताकत है, जिसको हमने अक्षुण्ण रखा है, जिसको प्रिजर्व रखा है। मैंने कहा विकृतियों की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक वोट की ताकत, एक आम आदमी उससे इतनी बड़ी चोट करता है कि पूरी व्यवस्था को बदल देता है। लेकिन मैं ऐसे नौजवानों के बीच में हूं जिनके बारे में कलाम साहब ही कहते थे, वो स्कूल और कॉलेज में जाते थे, आपको ध्यान होगा, और अखबार नवीस पूछते थे कलाम साहब इतने बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति इन स्कूल और कॉलेज के बच्चों में क्या ढूंढते हो? तो एक शानदार जवाब दिया उन्होंने कहा, इन स्कूल और कॉलेज के बच्चों के चेहरों पर मैं भारत का भविष्य ढूंढता हूं। वो कहते थे कि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं जानता हूं कि परमाणु की कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बदलने का कोई कारक हो सकता है। वो 55 करोड़ नौजवान, यदि उस ताकत को इकट्ठा किया जाए और वो ताकत यदि सकारात्मक तरीके से सृजनशीलता की तरफ, विध्वंस को छोड़ के और समाज की इन व्यवस्थाओं में जिसमें जाति, पंथ, मजहब, इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए वो 55 करोड़ नौजवान यदि बदलाव की दिशा में चल पड़े तो उसकी ताकत परमाणु से भी ज्यादा है। परमाणु विध्वंस करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की नौजवान शक्ति सृजन करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नौजवानों पर भरोसा है। मित्रों, प्रश्न बहुत हैं, समाधान भी हैं, लेकिन उससे पहले चुनौतियां हैं। इस देश में जातिवाद की चर्चा होती है। मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, इस पर बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन उसका समाधान आपके हाथ में है, आपकी जुबान में, आपकी कलम में। भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। उस भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई ताकत और ऊर्जा रखता है तो आप रखते हो। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जिस देश में इतने बड़े लोकतंत्र में, मुझे मेरे एक मित्र अमेरिका से आए, डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, विश्वविद्यालय के दिनों के साथी थे। मैंने उत्सुकता से पूछा, लगभग 15-16 की बात है, 2015-16। मैंने पूछा, अमेरिका के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने मजाक हंस के कहा कि अमेरिका के लोग भारत पर हंसते हैं। मैंने कहा हंसते क्यों हैं?
उन्होंने कहा कि इतने बड़े आप दावा करते हो, इतना बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का देश का प्रधानमंत्री अभी कहता है शौचालय बनाओ। यानी इस देश में इतने वर्षों की लोकतंत्र की डेमोक्रेसी के बाद में, उस लोक कल्याणकारी सरकारों के बाद में, इस देश की गांव की बहन बेटियां सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य की चुनौतियों से रूबरू होते होते शौचालय को तरस जाएं, तो पूंजीपति और विकसित देश तो हंसेंगे। ये दिगर बात है कि एक सरकार ने उसका समाधान निकाला। लोग हंसते थे कि इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अभी प्रोफेसर साहब गार्गी और मैत्रेयी की बात कर रहे थे, लेकिन इसी देश में ये नारा देश का प्रधानमंत्री लगाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, विडंबना है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकारें अपनी मर्यादा में इस लोकतंत्र को एंटरटेन करेंगी, आएंगी जाएंगी, सत्ताएं भी आएंगी, पर मुझे लगता है कि एक शब्द है जन भागीदारी, और जो तमाम बातें मैंने आपके बीच में रखी विनम्रता के साथ में, इसमें कोई सियासी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तेरापंथ के लोग कहते हैं कि निज प्रशासन फिर अनुशासन। गायत्री परिवार के लोग एक नारा लिखा हुआ देखा होगा आपने, अब तो धीरे धीरे अब ट्रेंड बदल गया, नहीं तो एक लाल रंग से दीवारों पे नारा लिखा होता था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मुझे लगता है कि एक आत्मविश्लेषण करके आज के नौजवान को आगे बढ़ने की जरूरत है। ये तमाम जो प्रश्न जो आप उठाते हैं उनका समाधान भी आपके पास है, लेकिन उसके लिए जातिवाद की मानसिकता से लड़ना होगा, समाज की आज भी उन विकृतियों से लड़ना होगा। अपराध के जब आंकड़े देखते हैं तो वो आंकड़े सियासी लगते होंगे, लेकिन सभ्य समाज में 28,000 मामलों में 5,000 मामले सिर्फ गैंगरेप के, बलात्कार के होते हो, तो सभ्य समाज पर एक चुनौती और प्रश्न तो खड़ा होता ही है। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम इस तरीके की जो चुनौतियां हैं उसमें आप में ताकत है, ऊर्जा है, समझ है, और यही समय है, सही समय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अक्षुण्णता का काम जब एक भोली भाली अनपढ़ जनता ने समय समय पर किया है, ऐसे फैसले किए, वो आपकी हमारी तरह स्कूल और कॉलेज से नहीं निकले, लेकिन वो उसकी कीमत जानता, चोट करता है। मैंने कहा मैं उन विकृतियों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी का भी जिक्र हुआ। उन्होंने तो देश के नौजवानों के बारे में एक स्पष्ट दिशा दी। उनको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजों की एक दिव्य प्रकाश की तरह रास्ता दिखेगा। अपने आप में भारत का नक्शा, भारत की संस्कृति, इसकी विविधता और भारत का सनातन इतिहास ही अपने आप में हमारे लिए एक ग्रंथ की तरह, एक दिशा की तरह, पाठशाला की तरह है। आप सब लोग अच्छा कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं। इस देश को बदलने के लिए जिन छोटी छोटी चीजों की जरूरत है, जो ये तेरापंथ के लोग ही कहते हैं, अनुव्रत की बात करते हैं, यानी छोटे छोटे संकल्प। आज पंजाब नशे के कारण बर्बाद होता है और वो नशा धीरे धीरे कॉरिडोर में तब्दील हो जाता है, देश की नौजवान पीढ़ी गिरफ्त में चली जाती है। तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन समाज की अपनी पहल। मैं देखता हूं कि उस नशे के खिलाफ लड़ने वाले लोग कई बार अपना जीवन खो देते हैं, वो भी किसी शहीद से कम नहीं। वो लड़ते हैं बुराई, जोखिम लेते हैं। मैं अभी 3 दिन पहले मेरे यहाँ करौली जिले के कैमरी गांव में एक किसान परिवार में शहीद हुआ 25 साल का लड़का, वहां गया तो जो दूसरा पूछा, मैंने कहा परिवार में कौन है, तो दूसरा जो लड़का आया वो 23 साल का जवान था, उससे भी छोटा लग रहा था। मैंने कहा आप क्या करते हो? कहता मैं भी सेना में। तो मैंने पूछा डर नहीं लगता क्या? उसने कहा कि तीसरा भाई भी तैयारी कर रहा है। मैं आज
वीरांगनाओं का सम्मान करके आया हूं, मैं उन किसानों का सम्मान करके आया हूं जिन्होंने खेती में नवाचार से अपने गांव को दिशा दी। मुझे एक डूंगरपुर के किसान मिले, उन्होंने 2 करोड़ के तरबूज बेचे। सीकर का एक किसान कश्मीर के केसर की खेती करता है। यानी अनंत आकाश है, बहुत सारी संभावनाएं हैं। कोई ऊर्जावान नौजवान